वो सामने देख रहे हो आप, पहाड़ दिख रहे हैं, वो भाई ग्रीस के पहाड़ है। मतलब कैसा अजीब सा लगता है ना भाई साहब कि कुछ ही डिस्टेंस पे एक नई कंट्री भी छोड़ो, एक नया कॉन्टिनेंट ही शुरू हो रहा है। बॉर्डर एग्जिट करते वक्त इन्होंने चालान थमा दिए, 750 लिया यानी कि 3000 रुपए ये लिखा भाई। तो फाइनली वेलकम टू ग्रीस। तो यहाँ पे भाई 20-25 मिनट से बॉर्डर पे बिठा के रखा हुआ है पुलिस वालों ने मुझे। बाकी अब वापस से टर्की से जा रहे हैं यूरोप, ग्रीस की तरफ। उसकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने अभिषेक का पासपोर्ट रख लिया ताकि गाड़ी लेके भाई भागे ना। दिस इज माई पासपोर्ट, दिस इज कार रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज कारनेट दीपसाद। हेलो, वेलकम टू ग्रीस। देख रहे हो भाई, टाइप करते ही ऊपर आ जाता है ग्रीस में भी। और यहाँ पे ये व्यूज क्या दिखा रहा है अजीबोगरीब। एफ ये देख लो, यूरोप की करेंसी यूरो आ गई अपने हाथ में। लेडी ऑफिसर थी भाई, बहुत स्वीट, मतलब इतने बढ़िया लोग हैं ना, मतलब लग ही नहीं रहा था कस्टम वाले हैं। तो अब हम बोल सकते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ की वेलकम टू ग्रीस। साइन बोर्ड भी देखोगे ना भाई, पूरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी। स्टार्टिंग होते ही कंट्री की सीधा टोल भरो आते ही। हाउ मच? 120 यूरो मांगे इसने। चले अब फाइनली हम बल्गेरिया एंटर कर चुके हैं। तो भाई लोग वेलकम टू बल्गेरिया। एक ही दिन में दो कंट्री। अब भाई कोई भी हो, जर्मन शर्मन, बट अपनी इंडियन स्कॉर्पियो नहीं, माफिया स्कॉर्पियो का अलग ही रोड प्रेजेंस है भाई। डीजल प्रो फोर्स है यहाँ पे भाई 2.55, तो यहाँ की करेंसी है। 1.5 लीटर पानी यहाँ पे 100 रुपए का पड़ रहा है भाई साहब। अरे भाई साहब यहाँ भी खड़ी है, 1200 है ये। पीछे वाला गद्दा साफ किया और उस पर जाके भाई सो गया। तो ये भाई सही गद्दा, बिल्कुल ऐसे पैर फैल जाते हैं। ओहो, और क्या नींद आई एसी चला के। हर 10 में से ना 2 गाड़ी आपको BMW या ऑडी की देखने को मिल ही जाएगी। इंडियन का ही है ये स्टोर। तंदूरी रोटी बटर वाली है भाई 2.5 यूरो की, यानी कि 250 रुपए की होती है। आम निपटा के भाई 4-4:15 सोया था और सुबह के 6 बज रहे उठ भी गया। 1.5-2 घंटे की ही नींद होगी आज पूरी, क्योंकि भाई आज फाइनली जा रहे हैं हम टर्की से यूरोप। जी हाँ, बॉर्डर क्रॉस करके। तो फटाफट उठा जाए, लेट्स गो। बाहर देखो भाई साहब, रोशनी हो चुकी है मस्त एकदम, और ये जाली लगी हुई थी ताकि मच्छर अंदर ना आए। दिल पता नहीं भाई कहाँ से मच्छर घुस गए थे और ऐसी बैंड बजाई है, क्या बताऊँ। बस नींद तो वैसी नहीं आई, ऊपर से जितनी आई 1-1.5 घंटे की, उसमें भी काटे जा रहे। चलो जी, बैग वैग सब पैक हो गया है। सूटकेस तो मैंने निकाला ही नहीं था, मेरी गाड़ी में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि पता था सुबह सुबह जल्दी निकलना है तो क्या करता। हम भाई देखो इस वक्त यहाँ पे है इप्साला करके ये सिटी है, और टर्की में पड़ती है। और जस्ट ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये है यूरोप का बॉर्डर। और ये जो किपोई करके शहर है, ये है ग्रीस में, यानी कि यहाँ से 10-11 किलोमीटर आगे हम ग्रीस एंटर कर जाएंगे। इस ट्रिप की हमारी 4th कंट्री होने वाली है और अपनी गाड़ी की 3rd कंट्री। एंड यूरोप जाने की तो अलग ही एक्साइटमेंट है, काफी दिनों से, आपको पता ही है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 1 जुलाई 2023। मैं हूं अभी टर्की बॉर्डर के पास इप्साला शहर में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइन। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो को लेके 110 दिनों के लिए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के 25 कंट्रीज कवर करते हुए फाइनली पहुंचेंगे लंदन यूके में। देखा जाए तो 5,000 के ऊपर किलोमीटर हमने पूरे कर दिए अपने इस ट्रिप के। 3,000 के आसपास ईरान में थे और 2,500 टर्की में हो गए। बट अब जो मेजर डिस्टेंस है ना भाई, वो यूरोप में रहने वाला है, क्योंकि इतनी कंट्रीज, मेरे ख्याल 18-19 कंट्रीज कवर करेंगे हम वहाँ की। बाकी कुछ ऐसा अपार्टमेंट था जो हमने लिया था कल, अराउंड 3,000 रुपए में। एक रूम ये था जिसमें 2 बंक बेड थे, एसी पंखा नहीं था, बस यहाँ पे यही दिक्कत थी। तो गर्मी बड़ी लग रही थी, हल्की हल्की हवा आ रही थी बाहर से। सेम सेकंड रूम था और इधर ये बाथरूम है। तो अभी बस अभिषेक रेडी हो रहा है, फटाफट से जैसे ही रेडी होगा कट लेंगे यहाँ से। वो सामने देख रहे हो आप, पहाड़ दिख रहे हैं, वो भाई ग्रीस के पहाड़ है। मतलब कैसा अजीब सा लगता है ना भाई साहब कि कुछ ही डिस्टेंस पे एक नई कंट्री भी छोड़ो, एक नया कॉन्टिनेंट ही शुरू हो रहा है पूरा। हालांकि ये एरिया भी काइंड ऑफ यूरोप में ही आता है, जैसे इस्तांबुल का मैंने आपको बताया था, एशिया और यूरोप में बटा हुआ है। बट स्टिल भाई सामने वो ग्रीस है, बताओ यार। और ये अपार्टमेंट भी ना स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि पास में एक यूनिवर्सिटी है, इसीलिए तो सही मिल गया रेट में। होटल महंगे थे यहाँ पे बहुत ज्यादा। यहाँ के ओनर ना थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो उन्होंने कहा था जब जाओगे ना सुबह सुबह तो चाबी बाहर लगा जाना ऐसे। एंड ये ना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट टाइप के ही बने हुए हैं, तो उसी को कन्वर्ट करके इन्होंने एज अ होटल भी यूज़ कर रहे हैं। होटल तो नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है होटल वाली, आप कह सकते हो एयरबीएनबी है एक तरह का। ये बिल्डिंग थी देखो, अपना रूम है वो ऊपर कहीं पे, एंड नीचे ही ओपन में भाई खुले में ऐसे पार्किंग दे रखी है पूरी की पूरी। जनरली ओपन पार्किंग वैसे सेफ नहीं होती, बट ठीक है यहाँ पे ये कह रहे थे कि सिटी पूरी सेफ है। इधर है सिटी सेंटर भाई, एंड टोटल 8,000 लोगों की पॉपुलेशन है, बताओ इतना छोटा सा शहर है यहाँ। सिर्फ ये सामान वगैरह सब सेट पड़ा है, बस इसको अपने जूते
जूते रखने हैं गाड़ी उसमें बैग में। आज का प्लान बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आज हमें ना 2 कंट्रीज के बॉर्डर क्रॉस करने हैं। कल वाला व्लॉग देख लेना, उसमें मैंने लास्ट में बिल्कुल समझाया था कि क्या सीन हुआ हमारे साथ, इसलिए पूरी स्टोरी वापस से तो नहीं दोहराऊंगा। बट ये है कि हमें पहले यहाँ से ग्रीस एंटर करना है जो कि एक शेनेगन कंट्री है। एंड आज ही भाई शाम से पहले हमें ग्रीस से पहुंचना है बल्गेरिया, एंड बल्गेरिया का बॉर्डर क्रॉस करना है जो कि एक नॉन शेनेगन कंट्री है। तो दो बॉर्डर क्रॉसिंग में हालत खराब होगी क्योंकि भाई सारा सामान निकलवाते हैं, चेकिंग होती है, गाड़ी स्कैन होती है, स्टैंप लगता है, कार्नेट देखते हैं, इमिग्रेशन होता है, कस्टम होता है। तो बहुत प्रोसीजर करने हैं आज हमें दो जगहों पे, इसलिए हमने सोचा था कि आज सुबह निकल लेंगे। तो करेक्ट 7 बजे निकल रहे हैं और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे बॉर्डर। तो इस मैप के अकॉर्डिंग आज हम फाइनली टर्की को एग्जिट कर रहे हैं इधर से। पहले हमें बल्गेरिया जाना था बट बल्गेरिया नहीं, अब हम ग्रीस एंटर कर रहे हैं एंड ग्रीस से बल्गेरिया एंटर करेंगे। बाकी बल्गेरिया के बाद ऑलमोस्ट सेम प्लान है पूरा। और बल्गेरिया की कैपिटल है भाई सोफिया, वहां पे आज हम रात को कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए और वहीं पे स्टे करें। टोटल आज का जो डिस्टेंस है ना वो है तो 412 किलोमीटर का, 4 घंटे ही दिखा रहा है सिर्फ। बट प्रॉब्लम है 2 बॉर्डर क्रॉसिंग, सारा टाइम वहीं लगेगा। हो सकता है एक बॉर्डर क्रॉसिंग में 1 घंटा लगे या हो सकता है 5-6 घंटे भी लग जाए। अगर 1 घंटा लगा फिर तो इतना हेक्टिक नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा सब। निकलने से पहले भाई पासपोर्ट जरूर चेक करते हैं कि है ना पक्का। बाकी इस बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारी गाड़ी की आरसी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस मतलब ये मांगते तो नहीं है इंडिया वाला, क्योंकि यहाँ पे अलग इंश्योरेंस होगा तो वो बॉर्डर पे जाके करवाना पड़ेगा जो पूरे यूरोप एंड यूके में चलेगा। ग्रीन कार्ड कहते हैं उसे, होपफुली बन जाए बॉर्डर पे क्योंकि ज़रूरी है भाई वो। इसके अलावा हमारा पासपोर्ट चाहिए, कार्नेट चाहिए गाड़ी का, मैंने बताया जैसे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है भाई, हम भी रेडी हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। फाइनली चलते हैं और तबाही मचाते हैं। लो आ भी गया है, 5-6 किलोमीटर ही था लिटरली। और यहाँ पे बॉर्डर को बोलते हैं गुमरुक कस्टम। सही लग रहा है यार, मॉडर्न सा बना रखा है, लिखा भी हुआ है इप्साला गुमरुक कपीसी। बस और कार के लिए ये वाली लेन है। यहाँ पे टर्की साइड का ड्यूटी फ्री बना हुआ है, मतलब उधर से कोई आ रहा है तो यहाँ से ड्यूटी फ्री से सामान ले सकता है। और ये है मेन चेक पोस्ट, मतलब यहाँ पे अच्छे से पूछताछ करेंगे, गाड़ी का नंबर लिखेंगे और शायद से कार्नेट भी चेक करेंगे क्योंकि ईरान से टर्की जाते वक्त भी ना सेम प्रोसीजर हुआ था। गेट पे ही उन्होंने कार्नेट देखा था, फिर एक स्लिप बना के दी थी कंप्यूटर से, तब हमारी एंट्री जो है गाड़ी की अंदर हुई थी टर्मिनल के वहाँ। ये रहा भाई अपने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, ऊपर ही कार्नेट पड़ा हुआ है। पासपोर्ट भी निकाल के इसी में रख लेते हैं। आपको प्रोसेस बता देता हूँ किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग का, स्पेशली गाड़ी के साथ। सबसे पहले जैसे हम टर्की से जा रहे हैं तो हमारा जो ये कार्नेट है ना, इसमें एंट्री की स्टैंप तो लग गई थी टर्की एंटर करते हुए, बट अभी हमें एग्जिट की स्टैंप भी लगवानी है इसमें। अभी होगा कि हमारी गाड़ी टर्की एग्जिट कर गई है। उसके बाद हमारा इमिग्रेशन होगा एंड पासपोर्ट पे हमारे स्टैंप लगेगा कि हमने भी एंट्री ली थी एंड हमने भी एग्जिट कर लिया है। देन भाई फिर हम पहुंचेंगे कस्टम डिपार्टमेंट में टर्की साइड में, वो हमारी गाड़ी की चेकिंग करेंगे। ईरान साइड में उन्होंने बस वेट करवाया था, इतनी कुछ खास चेकिंग करी नहीं थी, 2 मिनट में छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखते कितनी देर लगेगी। उसके बाद गेट खुलेगा टर्की वाले साइड का, देन हम फाइनली एंटर कर जाएंगे ग्रीस यानी यूरोप में। वहां पे घुसते ही भाई हमें पहले तो इंश्योरेंस चाहिए था, अब यहाँ पे भी इंश्योरेंस चाहिए होगा। इंश्योरेंस के अलावा हमारा इमिग्रेशन होगा, मतलब जो ही वीजा वगैरह देखेंगे और पासपोर्ट पे लगा देंगे स्टैंप ग्रीस का। फिर उसके बाद गाड़ी का कार्नेट चेक होगा एंड कार्नेट से पहले भाई पूरी ये चेकिंग वेकिंग करते हैं गाड़ी की, और स्कैन भी होता है। ईरान टर्की बॉर्डर वाली वीडियो में दिखाया था, ऐसे ट्रक होता है बड़ा सा, उसमें पूरी प्रॉपर स्कैनिंग होती है भाई, फिर गाड़ी को जाने देते हैं। तो वो यहाँ पे कितना स्ट्रिक्टनेस है कितनी नहीं वो कह नहीं सकते, वो साथ में बने रहना, देखते रहना। फिर ये सब प्रोसीजर होने के बाद फाइनली कार्नेट पे स्टैंप लग जाता है कि गाड़ी हमारी एंटर कर चुकी है। और बस फिर भैया अपना जाओ, गेट पास लो, एग्जिट करो और वेलकम टू यूरोप, घूमो फिरो जो मर्जी करो। हमारे आगे भाई 3-4 गाड़ी आई है, यहाँ से कोई ट्रक जाते हुए नहीं दिख रहा, और ट्रक की ये लेन भी नहीं है, अलग सी लेन होगी क्योंकि ये छोटी गाड़ियों के लिए ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई गाड़ी की आरसी रख लेते हैं, क्योंकि टर्की एंटर करते टाइम भी ना वो रजिस्ट्रेशन मांगे जा रहे थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था क्या मांग रहे रजिस्ट्रेशन। फिर पता चला जाके कि आरसी थी भाई, वरना तो वो कह रहे थे जाओ बिना उसके ही, वरना हम नहीं जाने देंगे। सुबह सुबह क्रॉस करने का ना यही फायदा होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, स्पेशली ट्रकों की भीड़ नहीं होती, क्योंकि ट्रक ना जनरली शाम के टाइम के बाद ही जो है वो एंटर करते हैं किसी भी बॉर्डर में, ताकि रात में वो हाईवे पे ड्राइव कर सके। सुबह सुबह में मस्त खाली मिलेगा। पासपोर्ट भी ना मेरा इस ट्रिप में फुल हो जाएगा इतने सारे स्टैंप के बाद। हमारे पीछे भाई 2 बाइकर है जो जा रहे हैं यहाँ से। दिस इज 1250 GS से राइट? ओके। विंडशील्ड फिर गंदी हो गई भाई वाइपर की वजह से। एक गाड़ी में भाई 5 मिनट ही ले रहे हैं, पासपोर्ट ही देख रहे हैं, कार्नेट नहीं देना। पासपोर्ट पासपोर्ट ID, वी हैव ड्राइविंग लाइसेंस, थैंक यू। कार्नेट भी दिखाना है भाई अगली खिड़की में। अभी तो पासपोर्ट चेक किया। यस अनमोल। ट्रैफिक पेनल्टी हाउ मच? 713 टर्किश लीरा।
कैन वी पे दिस बाय कार्ड? ट्रैफिक पेनल्टी है, चालान कटे होंगे, देना कार्ड दो। कैन वी गेट रिसिप्ट ऑफ दिस? रिसिप्ट चालान, नो प्रिंट पेनल्टी प्रिंट। लगभग भाई 2800 रुपए के चालान हो गए टर्की में अपने। चलो भाई चलो, हमें तो लगा था भाई पुलिस वाले नहीं रोकते तो चालान भी नहीं होता, बट भाई इनके स्पीड कैमरास जो है वो नंबर प्लेट की फोटो लेते हैं। बॉर्डर एग्जिट करते वक्त इन्होंने चालान थमा दिए 750 लिया, यानी कि 3000 रुपए। अनमोल, थैंक यू। भाई साहब आमिर खान को बड़े लोग जानते हैं टर्की में। काफी बड़ा टर्मिनल है भाई, अभी चलते ही जा रहे हैं। 2 हमने एक तरह से गेट एंट्री कर लिया, अभी ये पुल सा क्रॉस करके फिर आगे तक जाना है। अभी आप देखो हर जगह टर्की के ही फ्लैग लगे पड़े हैं, तो अभी हम टर्की वाली साइड ही है। एंड इधर देखो भाई पूरी ग्रीनरी कितना बड़ा बॉर्डर टर्मिनल है। ये लिखा भाई, तो फाइनली वेलकम टू ग्रीस। अब ग्रीस जाके वहाँ का इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट क्लियर करना है पूरा, जो वो सामने है। बड़ा स्मूथ प्रोसेस था भाई टर्की साइड का, तो 5-10 मिनट में ही काम हो गया। सीधा स्टैंप मारा उन्होंने एग्जिट का, अपने पासपोर्ट में भी। कार्नेट, अरे कार्नेट पे तो मारा नहीं स्टैंप, पासपोर्ट पे मारा खाली। तो यहाँ पे जो भाई आर्मी ऑफिसर है, इनसे मैंने बात करी एंड ये कह रहे हैं जाओ वापस चले जाओ, लगवा के आ सकते हो। तो सही है भाई, तो वापस से वहीं जा रहे हैं भाई कस्टम ऑफिस, जो गुमरुक भी बोलते हैं यहाँ टर्की में, और उनसे बोलेंगे कि स्टैंप लगा दो कार्नेट में जी प्लीज। तो जी आ गया है ये रहा वो टर्मिनल। कई जगह पे ना खुद से करते नहीं है भाई, बट करवा लेना चाहिए स्टैंप। एक्चुअली वी नीड एग्जिट स्टैंप ऑन कार्नेट। जब टर्की एंटर किया था ना हमने, जब भी उन्होंने स्टैंप नहीं लगाया था, सिर्फ साइन कर दिया था स्टैंप वाली जगह पे कार्नेट में। तो यहाँ पे भी स्टैंप ना करे भले, बट भाई साइन तो करवाना पड़ेगा। एग्जिट लिया गाड़ी ने ताकि पता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखने वाली। अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया एकदम से, वरना तो पहुंच जाते भाई ग्रीस और बिना स्टैंप के वो भी। तो वो सामने आप देख रहे हो वो है कस्टम डिपार्टमेंट, वहां जाना है। एंड इधर ही भाई एक्सरे वगैरह सब होता है गाड़ी का। ये देखो लिखा है ना आई ब्लॉक एक्सरे। एक्चुअल में होता क्या, जिस कंट्री से आप एग्जिट ले रहे हो ना, वो इतनी आपको उंगली नहीं करते, इजी होता है सब कुछ। लेकिन जहाँ पे एंट्री कर रहे हो ना, वो बड़ी उंगली करेंगे। तो ग्रीस में देखना भाई गाड़ी की तगड़ी वाली चेकिंग होगी, यहाँ पे नहीं हुई। लो भाई आ गया है कस्टम ऑफिस, या फिर टर्किश लैंग्वेज में गुमरुक। अब देखो यहाँ से जो ग्रीस से गाड़ियाँ जा रही है ना, उनकी पूरी चेकिंग हो रही है भाई, सामान निकाल के। पता नहीं भाई क्या सीन है इनका, कह रहे आधा घंटा वेट करो। जो ऑफिसर है ना कस्टम वाले, उनकी शिफ्ट चेंज हो रही है। ये नाइट शिफ्ट वाले थे, अब मॉर्निंग शिफ्ट वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई 20-25 मिनट से बॉर्डर पे बिठा के रखा हुआ है पुलिस वालों ने मुझे। ओ भाई शुक्र है, चलो 25 मिनट वेट करने के बाद फाइनली आए ऑफिसर। और उनको पता ही नहीं था भाई एग्जिट स्टैंप मारनी है नहीं मारनी है कुछ भी। मैंने जबरदस्ती कहा कि प्लीज दे दो, हमारे लिए जरूरी है, वरना आगे दिक्कत होगी हमें। फिर जाके उन्होंने पता नहीं अजीब सा स्टैंप मारा, दिखाता हूँ। देखो एंट्री के टाइम पे ना भाई ये साइन करके दिया था, और एक ही नंबर लिखा था और डेट लिख दी थी 16 जून। और एग्जिट में ये गोल सा पता नहीं क्या मार दिया, रंग बिरंगा सा। काफी टूरिस्ट जा रहे हैं यार, इसलिए इतना ना स्मूथ प्रोसेस है, ज्यादा कुछ वो नहीं है, इतनी झमेले वाली चीज। हालांकि भाई असलियत तो अभी ग्रीस वाली इमिग्रेशन और कस्टम में पता चलेगी। ये खड़ी भाई अपनी स्कॉर्पियो है, 1-1.5 किलोमीटर की वॉक करवा दी पूरी इन्होंने। कसम से भाई बड़ी टेढ़ी चीज है कार्नेट पे एंट्री और एग्जिट का स्टैंप लेना। पासपोर्ट पे तो चलो उनकी ड्यूटी है, वो कर ही देते हैं, बट कार्नेट पे करके ही नहीं देते, हमें बोलना पड़ता है। अब आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया। बाकी ओवरऑल प्रोसीजर बहुत स्मूथ था, मतलब अलग से किसी बिल्डिंग में भी नहीं जाना पड़ा हमें अपने इमिग्रेशन के लिए। इन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ही पासपोर्ट पे स्टैंप मार दिया, हमारी एग्जिट का भी, और अब तो कार्नेट पे गाड़ी की भी एग्जिट हो गई। बाकी अब वापस से टर्की से जा रहे हैं यूरोप, ग्रीस की तरफ। लो जी ग्रीस वाली साइड भी पहुंच गए हैं, और मेरे ख्याल इन्होंने स्कैनर यही नहीं, लेफ्ट साइड लेना हमें, राइट साइड ट्रक वालों के लिए। ये ट्रक के लिए इधर लो, इधर लेफ्ट, गाड़ी के लिए लेफ्ट। चलो भाई चलो, अब वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे, पासपोर्ट दिखाओ, कार्नेट दिखाओ। बैरिकेड लगा रखे हैं, जाके ही देखना पड़ेगा, कहीं पता चले अंदर कोई हो ही ना, इनकी भी शिफ्ट चेंज हो रही हो। अबे यहाँ सही में नहीं है भाई कोई भी। यहाँ पे भाई इन्होंने अभिषेक का पासपोर्ट रख लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ग्रीन कार्ड चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस, तो उसके बिना ये जाने नहीं दे रहे हैं। और मेरे नाम पे गाड़ी है, तो मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ किया, खाली कि पहले ग्रीन कार्ड लेकर आओ फिर हम जाने देंगे। और उसकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने अभिषेक का पासपोर्ट रख लिया, ताकि गाड़ी लेके भाई भागे ना। तो वो सामने व्हाइट सा डब्बा सा दिख रहा है छोटा सा, भाई वहां से इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस या ग्रीन कार्ड जो भी बोल लो। और मेरे ख्याल से भाई बस ये एग्जिट है, अब हम ग्रीस में एंटर कर जाएंगे, इतना सही प्रोसेस था। बाकी पता नहीं, एक बार बताता हूँ लेके। आई नीड अ ग्रीन कार्ड फॉर माई कार, दिस इज माई पासपोर्ट, दिस इज कार रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज कार्नेट दी पसार। वी आर गोइंग टू बल्गेरिया। शायद से तो भाई एग्जिट ही है, ये भी यही कह रहे हैं। इसके बाद तो मतलब ग्रीस ही शुरू हो गया सीधा। कितना ईजी प्रोसेस था भाई सही में। लाइसेंस भी मांग रहे हैं भाई ये। अभी तो मैंने इनको इंडिया वाला ही दिया, अगर ये इंटरनेशनल वाला मांगते हैं तो दे देंगे। वैसे अपना इंडिया वाला भी ना इंग्लिश में ही है, तो चल जाता है हर जगह। दिस ग्रीन कार्ड इज वैलिड इन यूके ऑल्सो? नो, ओनली फॉर ग्रीस। एंड व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज इन यूरोप? Get a new one there. In every country we are visiting 19 countries in Europe, so we need separate insurance for each country. You will need to ask here. Here is just one kind. Okay. Okay, one kind of
insurance. Okay. Next customs ask, can I pass with this? Ah, If they say okay. okay, हाँ ओके ओके, ये तो बता रहे हैं भाई कि ये वाला जो ग्रीन कार्ड है ना खाली ग्रीस के लिए है, बट अगर आप दूसरी कंट्रीज में जब ट्रैवल करोगे ना तो वहाँ पे उनसे पूछ लेना क्या ये वैलिड मतलब मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर मान गए तो ठीक है वरना नहीं होगा। Here it's just one kind, only for 1 month, and it is 180 euros. हाँ ओके, सो ओनली 1 मंथ। It's just this for here. ओके ओके, ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का इंश्योरेंस मिलता है, वो भी 1 महीने के लिए 180 यूरो। Father's name? RAJES, व्हाट्स योर नेम? Anastasia. ओके, तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगी इंश्योरेंस के लिए। Hello, welcome to Greece. थैंक यू सो मच। Show me again your. यूट्यूब, इट्स इंडियन बैकपैकर, INDIAN BACK देख रहे हो भाई, टाइप करते ही ऊपर आ जाता है ग्रीस में भी। और यहाँ पे ये व्यूज क्या दिखा रहा है जी, वो गरीब 1.95 मिलियन को ऐसे दिखता है यहाँ पे कुछ। हाउ टू से थैंक यू इन ग्रीस? Ευχαριστώ. वर्ड Ευχαριστώ. एफ Ευχαριστώ. हरिस्तो, एफ हरिस्तो, ओके थैंक यू को बोलते हैं एफ हरिस्तो। कसम से बता रहा हूँ इतना चिल सीन होगा बॉर्डर पे भाई, मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब टर्की वालों ने भी यूँ छोड़ दिया, ग्रीस में भी ऑलमोस्ट प्रोसेस हो ही गया है भाई। ये तो कह रहे कार्ड नहीं लेंगे, कैश ही लेंगे। अब वापस से जाना पड़ेगा और वहाँ से ATM है उससे कैश निकालना पड़ेगा 180 यूरो। वही है, इस्तांबुल में मिल जाता ना अगर कैश यूरो में तो बढ़िया हो जाता। ये रहा भाई सामने ग्रीस का ड्यूटी फ्री, इसके अंदर ATM मशीन लगी हुई है, बस होपफुली काम कर रही हो और कैश हो उसके अंदर, वरना हमारी बैंड बच जाएगी भाई बिना कैश के। तो ड्यूटी फ्री में घुसते ही भाई दारू दिखती है, वो भी रेड लेवल आगे आगे। ये रही भाई मशीन, चलो शुक्र है। ये तो अच्छा, चलो इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। चाहिए तो वैसे भाई हमें 200 यूरो ही, बट 450 निकाल लेता हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता भाई बल्गेरिया बॉर्डर पे फिर से इंश्योरेंस ना लेना पड़ जाए आज ही। ओ भाई साहब 11% का मार्कअप फीस देख रहे हो, 44,000 रुपए कट रहे हैं या लगभग 100 रुपए का यूरो पड़ रहा है। क्या करे भाई, अब करना पड़ेगा। ओके 450 तो नहीं निकल रहे, 440 ही निकल रहे हैं। टेम्परेरीली अनेबल टू प्रोसेस, ये क्या बात हुई? ये देख लो यूरोप की करेंसी यूरो आ गई अपने हाथ में। नहीं निकल रहे भाई, 200 ही निकले, 100 करके 2 बार, उसके बाद से फिर वो निकाल ही नहीं रहा। तो छोड़ो, हमारा यहाँ का तो काम हो जाएगा, आगे का आगे देखेंगे। फाइनली भाई कैश का हो गया जुगाड़। Ready? हाँ ओके, थैंक यू। Bye. तो लो भाई अपना ग्रीन कार्ड मिल गया, हालांकि ये ग्रीन कलर में नहीं है, वाइट कलर में ही है, एक पेज है प्रिंट आउट वाला। तो चलो ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। Have a nice trip. हाँ थैंक यू। Good videos and we will watch. ओके ओके थैंक यू। भाई कह रहे कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना, देखूंगा। मैंने कहा हिंदी में समझ कहाँ आएगी तुम्हें, जो हाँ देख सकते हो, सुन समझ नहीं आएगा कुछ भी। लेकिन अब ये इंश्योरेंस वहाँ दिखाते हैं कस्टम ऑफिसर को, होपफुली अब जल्दी से हो जाए यहाँ का, क्योंकि निकलना है भाई बल्गेरिया के लिए। चलो भाई लोग फाइनली गाड़ी की क्लियरेंस हो गई है, और वो भी ऐसे मतलब कहते हैं ना चुटकी बजाते भाई, कुछ चेक नहीं करा। बस उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ भी डिक्लेयर करना है आपको, सिगरेट्स या फिर अगर दारू वारू ले जा रहे हो, तो हमने कहा कुछ है ही नहीं हमारे पास। वो कह रहे ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं है जाओ। लेडी ऑफिसर थी भाई, बहुत स्वीट, मतलब इतने बढ़िया लोग हैं ना, इतनी मदद करी ATM से लेके इंश्योरेंस से लेके हर चीज में। मतलब लग ही नहीं रहा था कस्टम वाले, ऐसा लग रहा था कोई नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है अच्छी सी, जिनका नेचर काफी अच्छा है। तो इसलिए भाई फाइनली अब गाड़ी की क्लियरेंस भी हो चुकी है, एंड कारनेट पे स्टैंप भी दे दिया। यहाँ पे भी दे नहीं रहे थे भाई, मना कर रहे थे, बट फिर हमने जबरदस्ती करी तो ले लिया। एक्चुअल में ना कारनेट के पेज में 3 स्लिप होती है, उसमें से एक स्लिप ना इनको एंट्री के टाइम पे रखनी होती है और एक स्लिप एग्जिट के टाइम पे, बट यहाँ पे इन्होंने रखी नहीं भाई। हमने बोला भी फिर भी नहीं रखी, बस स्टैंप मार के दे दिया। वो भी अजीब सा ऐसा स्टैंप होता है, हमें तो समझ नहीं आता उसमें क्या लिखा हुआ है, बट ठीक है कर दिया स्टैंप, वही काफी है। और कसम से भाई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे मतलब ना आधे घंटे में काम हो जाएगा। टाइम लगा भी है ना सिर्फ और सिर्फ स्टैंप की वजह से लगा है, और तो टाइम ही नहीं लगा, कुछ भी करा ही नहीं भाई। इमिग्रेशन हमारा भी एकदम से हो गया, गाड़ी का कस्टम भी हो गया एकदम से, स्टैंप वैम्प सब लग गया मजेदार। तो अब हम बोल सकते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ की वेलकम टू ग्रीस। यहाँ पे भाई एक मिले हैं, व्हाट्स योर नेम? Hussein. हुसैन, ओके। तो वही भाई गाड़ी देख के रिएक्शन, कहाँ से आ रहे हो? यू आर फ्रॉम बल्गेरिया? Actually, I live in Turkey, but Okay. I was born in Bulgaria. So you have Turkey passport or Bulgaria passport? Both of them. Both of them. Oh, nice. Nice to meet you. What's your name? Anmol, ANMOL. My name Yes. is Hussein. And Yeah. Okay. It's my dream actually. Oh, nice. Maybe we can do it. Yes. And can I invite my children? Yeah, Kerem, sure. Kerem, Rana, gelin. लो भैया बच्चे भी आ रहे हैं। How are you? Anmol. Rana and Anmol. Okay. Okay. Actually, we are together with them. So they also have both passport? Yes, of Ah, course. okay. Nice. So, do you have Instagram? Yes, yes, yes. Insta and YouTube also. हमें लगा था भाई यूरोप एंटर करने के बाद ना ऐसे रिएक्शन नहीं आएंगे, बट हम गलत थे भाई, बॉर्डर पे ही रिएक्शन आ गए। फोटोग्राफ चल रही है भाई गाड़ी के साथ। तो जो ये फैमिली मिली ना भाई, ये कह रहे हैं कि इस वाले बॉर्डर से भी ईजी है बल्गेरिया का बॉर्डर क्रॉस करना, और हमें जाना है मकाजा करके सिटी है ये, ग्रीस एंड अपना इसका बल्गेरिया का बॉर्डर। यहाँ से सिर्फ 115 किलोमीटर है, 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है। तो वहाँ चलते हैं भाई, सेकंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं,
और अब तो पूरी उम्मीद है कि सोफिया पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि केवल और केवल सुबह के 10 बजे है भाई। तो यहाँ से अगर हम 11 साढ़े 11 भी बॉर्डर पे पहुंच गए और क्रॉस कर लिया 12:30 1 बजे तक, तो आराम से सोफिया कितने 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। मजे से होटल लेंगे और घूमेंगे। लेट्स गो भाई लोग, लेट्स गो। ग्रीस की सड़कों पे अपनी स्कॉर्पियो को भगाई नहीं मतलब चलाई। रूल्स भाई बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। वही राइट साइड में गाड़ी चलानी है, लेफ्ट से ओवरटेक करना है, सब कुछ डिट्टो है। साइन बोर्ड भी देखोगे ना भाई, पूरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। इतने दिन से टर्की में थे ना, तो वहाँ के साइन बोर्ड देखने की आदत थी। टर्की से ग्रीस एंटर करते हुए तो खाली था भाई, सिर्फ 8-9 गाड़ियाँ थी। बट ग्रीस से टर्की जाते हुए देखो कितना टूरिस्ट है। ओ भाई साहब, लंबी लाइन लगी पड़ी है। कितनी देख रहे हो, कम से कम नहीं तो 70-80 गाड़ियाँ होगी। तो इनको टाइम लगने वाला है। वैसे टाइम ना एक बंदे के प्रोसेस में ज़्यादा नहीं लगता, बस वो ये ज़्यादा गाड़ी होगी इसलिए टाइम लगेगा। और मैंने कहा था ना ट्रक नहीं होंगे सुबह सुबह, तो कोई भी ट्रक की क्लियरेंस इस टाइम पे नहीं हो रही थी, सब शाम को या रात को ही होती है। तो सही हो गया यार काम। बल्गेरिया भी ऐसी जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ग्रीस में एंटर करते ही भाई हमारी जो इंडियन एयरटेल की सिम थी वो अभी तक तुर्क टेलीकॉम ही दिखा रहा है, तो शायद से यहाँ का कोई नेटवर्क पकड़ा नहीं है, टर्की वाला ही पकड़ा हुआ है। और भाई अब यूरोप में थोड़ा ना स्पीड लिमिट में चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कट गया इतना चालान, यूरोप में तो इससे 10 गुना ज़्यादा कटेगा। पता चले बॉर्डर एग्जिट कर रहे हैं और 50-60 हज़ार रुपये का तो फाइन ही बना पड़ा है, तो वो हमारी जेब से ही जाएगा। तो इसलिए अब वही 100-110 पे ही रखनी है, ओवर स्पीड करेंगे ही नहीं। टर्की में हमें उम्मीद नहीं थी, बट वो उम्मीद से उल्टा हुआ और पैसे भरने पड़े फालतू के। बॉर्डर एग्जिट करा ही है और इतने में टोल टैक्स भी आ गया। वाह, स्टार्टिंग होते ही कंट्री की सीधा टोल भरो आते ही। हाउ मच? 120 यूरो मांगे इसने। अरे 1.2 मतलब 1 यूरो 20 सेंट्स है टोटल भाई। अराउंड यहाँ के रेट के हिसाब से 120 रुपये, वैसे ऑफिशियल के हिसाब से 100 रुपये। थैंक यू थैंक यू। ये पर्ची दी है भाई इन्होंने टोल टैक्स की। हमारे पास भाई यूरोप की कोई भी सिम कार्ड नहीं है और इंडिया वाली सिम के अभी तक कोई नेटवर्क नहीं आ रहे, तो इंटरनेट के बिना ही हम ड्राइव कर रहे हैं। गूगल मैप पे देख लिया कि इस हाईवे पे है, बस ये सीधा सीधा ही जाना है। यहाँ की एक बड़ी सिटी है काफी, कोमोटिनी। तो कोमोटिनी से मरकाजा बॉर्डर जो है वो 20 किलोमीटर है और यहाँ से कोमोटिनी 80 किलोमीटर। ठीक है, ये हाईवे हमें सीधा कोमोटिनी तक तो ले ही जाएगा। हो सकता है वहाँ तक हमारे नेटवर्क आ जाए। फिर जब भी हम एयरपोर्ट से एंटर करते हैं ना ऐसी किसी कंट्री में, यूरोप हो गया, यूके, यूएस, तो भाई इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ कहाँ पे घूमोगे, रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ। बट ये लैंड बॉर्डर तो भाई सब इतना इजी था, कुछ पूछा ही नहीं। एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने, सीधा कहा कि इंश्योरेंस लेकर आओ, कारनेट दिखाओ, आरसी दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, और कारनेट पे कस्टम ऑफिसर ने स्टैम्प मार दिया। भाई स्मूथ प्रोसेस, कोई दिक्कत ही नहीं। लो भाई फाइनली नेटवर्क भी आ गया है, VFGR 4G करके। तो चलो अब लोकेशन लगा लेते हैं यहाँ से मकाजा तक की सीधा 92 किलोमीटर रिमेनिंग। ग्रीस की कैपिटल सिटी है एथेंस या ईथेंस जो भी बोलते हैं, एंड ज्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं ना वो भाई वहीं पे ही जाते हैं। बट एथेंस यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब समझ लो ऐसे ऐसे करके दूर जाना पड़ेगा। इसलिए हम बाहर से ग्रीस एग्जिट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो शेनेगन वाला वीजा है ना 30 दिन का वैलिडिटी, वो सिर्फ एक ही दिन वेस्ट हो और बाकी 29 दिन हम बड़ी बड़ी कंट्रीज घूमने में यूज कर सके। तो ग्रीस आएंगे कभी। स्पेन का भी वीजा लिया भाई, पर स्पेन जा नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने वीजा ही हमें लंबा नहीं दिया। तो स्पेन भी आना है, ग्रीस भी आना है, मतलब बेसिकली पूरा यूरोप घूमना है। तो गाड़ी से तो नहीं, बाद में देखेंगे, फ्लाइट से आऊँगा और रेंट करके ना गाड़ी अच्छे से घूम के जाऊँगा। वापस से टोल आ गया भाई। 1.7 वो लीरा कह रहा हूँ, यूरो लगेंगे यहाँ पर। हाउ मच? 170 लगभग भाई। 170 रुपए का टोल टैक्स फिर से भर रहे हैं। थैंक यू। कैश निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि हो सकता है अभी आगे जाके और दिक्कत हो कैश के लेकर। कार्ड हर जगह चलता नहीं है, तो कोमोटिनी जो शहर आ रहा है वहीं पे निकाल लेंगे। 11 किलोमीटर रह गया टोटल यहाँ से। तो भाई सिटी नहीं जा रहे हैं, सिटी काफ़ी आगे है, 2-3 किलोमीटर। अब हमें यहाँ से एग्जिट लेना है सीधा बॉर्डर के लिए, मतलब राइट साइड उधर की तरफ है बॉर्डर। मोटिनी ना काफ़ी बड़ी सिटी है भाई, तो अगर आपको रात को लेट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये वाले बॉर्डर ना 24/7 है, आप रात के 2 बजे भी क्रॉस कर सकते हो। तो अगर आपका ड्राइव करने का मन नहीं है या आगे नहीं जाना, तो मोटिनी रुक जाना। अच्छी सिटी है काफ़ी, और यहाँ से बॉर्डर 22 किलोमीटर है। अब ये देख रहे हो कितनी गाड़ी आ रही है, सब टर्की में एंट्रेंस के लिए है, तो इसलिए हमारी तरफ वाली रोड तो खाली है, बट इधर वाले में पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा। बल्गेरिया ये लिखा हुआ भाई, 23 किलोमीटर ओनली। वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं बल्गेरिया के।
कोमोटिनी से बॉर्डर तक पूरा भाई एक ही ये सिंगल रोड चल रही है एंड 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। बाकी चारों तरफ हरियाली पूरी दिख रही है, पहाड़ी पहाड़ देख रहे हो, गजब भाई। यहाँ की रोड मार्किंग के अकॉर्डिंग भाई ओवरटेक अलाउड ही नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस लाइन चलती जा रही है, वो भी डबल वाली। अगर भाई बल्गेरिया भी शेंगन कंट्री होती ना तो कोई बॉर्डर ही नहीं आता, हम सीधा ग्रीस से बल्गेरिया एम ही एंटर कर जाते। जैसे अपने इंडिया में एक स्टेट बदलती है ना, हरियाणा से पंजाब या अपना दिल्ली से हिमाचल चले जाओ, ऐसी सेम टू सेम सीन होता है शेंगन टू शेंगन जाने में। बट क्योंकि अब ये शेंगन टू नॉन शेंगन है इसलिए बॉर्डर आ रहा है और वापस से स्टैंप होगा, और अगर उन्होंने चेकिंग करनी होगी तो कर लेंगे पूरा। क्योंकि पहाड़ी पहाड़ है ना तो हर जगह पे टनल्स आ रही है, 6ठी 7वीं टनल है छोटी छोटी 300-400 मीटर की, बट बना रखी है रास्ते बीच में से निकालने के लिए। लो भाई बॉर्डर आ चुका है, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की यहाँ पे, तो वो एक एक करके अंदर घुसा रहे होंगे। बॉर्डर भी भाई सब पूरा पहाड़ के बीचों बीच बना रखा है एकदम से। इन्होंने तो भाई भारी बोर्ड लगा रखा है, कैमरा नॉट अलाउड। ग्रीस बॉर्डर पे कहीं पे भी नहीं लगा हुआ था, जो कस्टम वाला एरिया था ना वहाँ पे भी नहीं लगा हुआ था साइन बोर्ड की कैमरा यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो मेन गेट पे एंड नाम लिखा है रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया। भाई इंडियन पासपोर्ट देख के वेट करने को बोला, बाकियों को निकलने के लिए बोल दिया। तो पूछ रहे थे बल्गेरिया का वीजा है, हमने कहा शेंगन वीजा है, उस पर एंट्री मिल जाती है, और शेंगन वीजा यूज भी कर लिया हमने आज ग्रीस में, तो इसलिए वैलिड है भाई ये चीज। बाकी यहाँ पे खड़ा करवा दिया है, अब लेट्स सी क्या करते हैं। तो भाई गाड़ी खुलवा के 1-2 बैग चेक करे, खुलवाए बस, और पूछा कि कितने दिन सोफिया में रहोगे, हमने कहा कल है, परसों निकल जाएंगे। तो कहते जाओ। चलो जी चलो, यहाँ से चले। अब फाइनली हम बल्गेरिया एंटर कर चुके हैं। तो भाई लोग वेलकम टू बल्गेरिया, एक ही दिन में 2 कंट्री। एंड भाई देखो हमने ग्रीस में एंटर तो किया लेकिन एग्जिट का कोई भी चेक पोस्ट आया ही नहीं, तो एंट्री हमने ना यूरोप में ले ली है ग्रीस के थ्रू, तो इसलिए एंट्री स्टैंप लगा है वहां पे। बट अब हम एग्जिट लेंगे सीधा फ्रांस से, तो अब एग्जिट स्टैंप वहीं पे लगेगा। बीच में यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है कहीं पे भी हमें एंट्री भी नहीं लगवानी, ना ही एग्जिट लगवानी है, बस हमारा यूरोप में एंट्री एग्जिट होना चाहिए, वो मेन है। पासपोर्ट में इन्होंने स्टैंप मार दिया मकाजा करके जगह का, 1/7 मतलब 1 जुलाई 2023, तो ये बल्गेरिया की एंट्री का स्टैंप है। अब क्योंकि ये नॉन शेंगन था इसलिए हमारा स्टैंप लगा है। अब यहाँ से हम अगली कंट्री भी नॉन शेंगन ही जाएंगे तो वहां पे भी लगेगा स्टैंप, बट लेकिन शेंगन टू शेंगन में कोई स्टैंप नहीं लगेगा। तो अभी हमारा जो 30 दिन वैलिडिटी वाला शेंगन वीजा था ना, वो खत्म मतलब यूज नहीं हो रहा है। हमने ग्रीस एग्जिट कर लिया तो एक ही दिन काउंट होगा, अब वापस से वो काउंट होना शुरू होगा जब हम वापस से कोई शेंगन कंट्री में एंटर करेंगे। आई नो जिनको थोड़ा सा पता नहीं है शेंगन नॉन शेंगन, उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट ठीक है भाई। वापस से भाई हमारी एयरटेल वाली सिम ने नेटवर्क बदल लिया है, बल्गेरिया में चल रहा है वीवाकोम 4। सही है भाई, इंटरनेशनल प्लान, एक ही सिम, अपना इंडिया वाला नंबर, हर देश में चल जाएगा, बट महंगा बहुत है। 1 GB का इंटरनेट 700 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है, वो भी सिर्फ 5 दिन के लिए। बट इसका फायदा ये है कि जिन कंट्रीज में हमारे पास सिम नहीं है ना, तो नेविगेशन के काम आ जाता है मस्त। जब से यूरोप एंटर हुए ना भाई, जर्मन ब्यूटीज बहुत देखने को मिल रही है। अब भाई कोई भी हो जर्मन शर्मन, बट अपनी इंडियन स्कॉर्पियन नहीं, माफिया स्कॉर्पियन का अलग ही रोड प्रेजेंस है भाई। महंगी से महंगी गाड़ी जा रही हो लेकिन इसको जरूर देख लेंगे, उसको ना देखे तो। अब चलाते हैं भाई जरा गड्डी नू। यहाँ से जो सोफिया है वो अराउंड 300 कुछ किलोमीटर है, तो 3.5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप पे, उतने ही लगेंगे आराम से। तो दोपहर को 2:30-3 बजे लंच के टाइम पे पहुंच जाएंगे और वहीं पे ही पेट पूजा करेंगे। वैसे तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, बट कोई नहीं भाई, 2 कंट्री क्रॉस करने की खुशी में इतना कंट्रोल हो जाएगा। बॉर्डर से भाई 100 किलोमीटर ड्राइव कर लिया एंड रोड ना ऐसी चलती जा रही है सिंगल, और कंडीशन भी ना कुछ खास नहीं है। मतलब देख रहे हो ऐसी वो परफेक्ट वाली रोड्स नहीं है जो टर्की में थी, ईरान में थी, और ग्रीस में भी अच्छी थी रोड, लेकिन यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे ना ऐसे टूटे फूटे पैचेस भी है और ऊबड़ खाबड़ सी है बड़ी, ऐसे गड्ढे वड्ढे आए जा रहे हैं। पता नहीं ये पूरे सोफिया तक का ही ऐसा पहाड़ी इलाका है या फिर यहीं का है। होपफुली वहाँ बनाओ भाई, क्योंकि ये तो बड़ा बेकार सा है। 60-70 की यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, ऊपर से ओवरटेक भी अलाउड नहीं है। तो अगर आगे कोई गाड़ी चल रही है स्लो उसके पीछे ही लेके चलते जाओ। और ये कोज लैक करके सिटी आई है आगे, छोटी छोटी सिटीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब क्योंकि भाई पहाड़ी इलाका है तो इनकी जो छतें है वही ऐसे टाइलों से बनी होती है, स्टेप्स से, ताकि बारिश और बर्फ जब भी आए तो छत पे टिके ना, ऐसे स्लाइड डाउन हो जाए। ये रहे भाई यूरोप के पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन। तो डीजल यहाँ पे चल रहा है 2.44 यूरोस का, और यूरो नहीं है ये BGN है यहाँ की करेंसी, यानी कि बल्गेरियन लेव का मतलब होता है लायन।
BGN। तो अभी यहाँ की करेंसी हम चेंज करवाएंगे। वैसे तो ज्यादातर लोग यहाँ पे शायद से यूरो भी ले लेंगे, बट नहीं लेते तो हमारे पास होनी चाहिए लोकल करेंसी। और यहाँ का एक BGN इंडिया के 45 रुपीज के बराबर है, या फिर एक यूरो जो है ना वो 2 BGN के बराबर है। एक और सिटी शुरू हो गई है कोंश करके, यहाँ पे भी 5-6 घर शुरू में है, आगे जाके 5-6 घर आएंगे। और सभी घरों की छत आप देख लो वैसी टाइलों की बनी हुई है। तो लग रहा है इस वाले एरिया में ना नवंबर दिसंबर में प्रॉपर स्नोफॉल होती होगी। कि अभी देख लो भाई जुलाई है और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री हो रहा है केवल। ओ भाई साहब कितने सारे सोलर पैनल लगा रखे, देखना मस्त बिजली बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये लो भाई सिटी खत्म भी होगी। सेम टर्की में जैसा था ना, जब सिटी खत्म होती है तो ऐसे क्रॉस सा बना जाता था नाम के आगे, यहाँ पे भी वही सेम चीज चल रही है। फ्रूट्स की काफी रेडिया लगी हुई है यहाँ भी, तरबूज बिखरा है टर्की की तरह। एंड शायद से जो हाईवे पे बैठे होते हैं ना फ्रूट वाले, ये सस्ते देते हैं, क्योंकि सिटी में तो भाई बहुत महंगे फ्रूट है। इस्तांबुल में मैंने 1-2 फ्रूट्स के ही रेट पूछे थे, मैंने उसके बाद कहा नहीं लेने भाई। ओ भाई फाइनली जाके रोड अलग अलग हुई है, उधर वाला ट्रैफिक उधर गया और हमारे पास 2 लेन मिल गई है। ओए होए होए होए, तो यहाँ पे भाई आराम से 100 तक हम चला सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली भाई साइन बोर्ड देखते चलना है कि अगर कहीं पे कम स्पीड है तो कम कर लेनी है, कहीं पे 120-30 की भी आ रही है लिमिट तो वहाँ पे 130 भी चला सकते हैं। सामने देखो स्ट्रेट ऐसे रास्ते है भाई साहब। एक और सिटी आ रही है वो रही सामने। अब देखो ये 50 की स्पीड लिमिट लिखी है और यहीं पे ही कैमरे लगे हुए हैं, जो भी 50 से ऊपर जा रहा होगा सीधा चलान हो जाएगा। मतलब हम टूरिस्ट है तो हमारा एग्जिट करने के टाइम पे चलान होगा। सही में भाई यहाँ पे तो पूरे तमीज से गाड़ी चलानी पड़ रही है, यूरोप है क्योंकि ये चलान हो सकता है। आज भाई एप्पल कारप्ले आ जाता है अपनी स्कॉर्पियो एन में, तो ऐसे मोबाइल में मैप लगा के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर देखो 2 ट्रैफिक सिग्नल है। अब ये हमारा लेफ्ट जाने वाला ग्रीन हो गया, लेकिन इधर जाने वाला रेड है, तो हम इधर नहीं जा सकते। इसने भाई 1-2 साल इंडिया में गाड़ी चलाई हुई है ना, अगर वो बाहर आता है और गाड़ी चलाता है तो कुछ घंटों का खेल है भाई, समझना। मतलब उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होती है। ऐसे कोई बड़े रूल्स नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और दिमाग का यूज करो और साइन बोर्ड पढ़ते चलो बस। अभी मैं एक भाई की वीडियो देख रहा था अपने गुड़गांव के ही, तो वो भाई साहब लेफ्ट रोड में चला रहे था गाड़ी। मेरा एकदम से दिमाग बोला यार ये रोंग साइड क्यों चला रहा है, तो हमारा चला के यहाँ पे ऐसे दिमाग सेट हो गया राइट साइड का कि मुझे इंडिया वाली रोड अब उल्टी दिखने लग गई है। कोई नहीं, अभी वापस हम यूके पहुंच जाएंगे तो सेम इंडिया वाले ही रूल्स चलने लग जाएंगे वहाँ पे भी। तो अब हमारे दिमाग को पता है कि अगर हमें उधर जाना है ना तो ऐसे कट नहीं लेना, थोड़ा सा आगे जाना है देन यू कट ले। बाकी भाई सोफिया अभी भी 227 किलोमीटर बचा है, 2.25 घंटे का रास्ता है यार। पहाड़ ना आए बस बीच में। अब भाई साहब दूर तक देखना पूरा येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं, सनफ्लावर्स है ना ये। होए गजब भाई। एंड रोड की कंडीशन अब बेटर हो गई है, 110 की स्पीड लिमिट है और अलग अलग रोड पे ट्रैफिक चल रहा है मस्त। देखना भाई साहब कितने सनफ्लावर्स है, दूर तक पूरा येलो दिख रहा है। गाड़ी में भाई डीजल खत्म हो गया है तो फ्यूल करवाते हैं। डीजल प्रो फोर्स है यहाँ पे भाई 2.55, जो यहाँ की करेंसी है। बड़ा महंगा है ये तो, फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए कन्वर्जन मिला के तो 110 रुपए के भी ऊपर। डीजल राइट, डीजल व्हाट स्टील फॉर ट्रक, ये वाला है भाई, वो तो ट्रक वालों के लिए है। यहाँ पे है डीजल ग्रीन फोर्स और डीजल प्रो फोर्स। बाकी 95 ऑक्टेन तो पेट्रोल होगा। दिस इज पेट्रोल, बेंजीन राइट, यहाँ भी बेंजीन ही बोलते हैं पेट्रोल को। एंड डीजल ये वाला नॉर्मल है, ये थोड़ा सा प्रीमियम है। नॉर्मल का रेट है ये 2.55। यहाँ भी हर पेट्रोल पंप पे वो छोटी सी सुपरमार्केट बनी हुई है। पेमेंट शायद से अंदर ही करनी पड़ती होगी। यू टेक कार्ड राइट, कार्ड हाँ ओके। मैं सोच रहा हूँ यार ये वॉशर फ्लूइड ना ले ही लूँ, क्योंकि पानी डाल के बड़ा वो हो रहा है और ये समर वाला है विंडशील्ड के लिए। पूछता हूँ कितने का है तो ले ही लेंगे। तो यार 2.55 लेवा तो सही में 110 के ऊपर हो गई है। टर्की में डीजल मिल रहा था हमें 92 रुपीज, यहाँ तो और महंगा हो गया बताओ। 2.55 बल्गेरियन लीवा जो है वो भाई 1.3 यूरो पड़ रहा है वो भाई साहब। और गूगल के हिसाब से इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 116 रुपए लीटर, पर हमें वो ये कन्वर्जन फीस मिला के 120-25 रुपए लीटर पड़ेगा। और अपनी गाड़ी में डीएफ अभी 55% है, तो जब 30% के आसपास हो जाएगा ना तब भरवा लेंगे। नॉर्मली फ्यूल स्टेशन पे यहाँ पे डीएफ मिल जाता है या एडब्ल्यू मिल जाता है, जो भी कहना चाहो आप। नॉर्मल फुल टैंक यस। चलो जी चलन दो, आज पैसा कटेगा ना जब कार्ड से तब बताऊंगा कितने लीटर कितने में पड़ेगा। कोई मेरे हिसाब से 50-55 लीटर तो आएगा ही कम से कम। व्हाट्स द प्राइस ऑफ पेट्रोल बेंजीन प्राइस? बेंजीन हाउ मच? हाँ तो बेंजीन भाई यहाँ पे 2.61 लीवा का है, यानी कि उससे महंगा है डीजल से यहाँ पे पेट्रोल। बट इनके पास वो ये 95 ऑक्टेन है शायद से, ये अनलीडेड 95 लिखा है। यार हमने तो सुना था यूरोप यूके यूएस में खुद से पेट्रोल भरना पड़ता है, बट यहाँ पे तो भाई है। शायद से यूरोप में नहीं है, या होगा भी तो वो आगे जो बड़ी वाली कंट्रीज है ना उनमें होगा सीन। यूके में तो है मेरे ख्याल से कि हमें खुद ही भरना पड़ता है, कोई नहीं होता यहाँ पे। अपना सीधा भरो और अंदर जाके कार्ड पेमेंट कर दो। तो लेट्स गो भाई, पेट्रोल हो गया फुल, पेट्रोल नहीं डीजल। अब वही
49 पॉइंट कुछ, तो 50 लीटर हो गया, 50.35 लीटर टोटल आया भाई 128.39 लीवा का। तो वही अंदर जाना पड़ रहा है मार्केट के कार्ड से पेमेंट करने के लिए, बट इन्होंने कोई पर्ची तो दी नहीं भाई, इन्हें पता कैसे चलेगा कि कितने की पेमेंट करनी है। हेलो, हाउ आर यू। सोफिया पहुंचते ही ना भाई यहाँ की करेंसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कार्ड से तो वैसे ठीक है, बट यूरो में तो फिर समझ नहीं आएगा कैलकुलेशन। चलो जी, ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड हो गई है, पेमेंट अपनी। पानी भी ले ही लेते हैं भाई, इन सुपर मार्केट में सस्ता मिल जाता है, क्योंकि 1.5 लीटर की है ये, 1.99 की। डीजल के कटे है भाई 6,000 रुपए 50 लीटर के, वही 120 रुपए लीटर पड़ गया इंडियन करेंसी में। पानी के और चेक करता हूँ कितने कटे हैं कार्ड से। हाँ ये देखो, इनके पास भी टैंक है AdBlue का, मुझे लगा है नहीं यहाँ पे, तो वही अपना लीटर के हिसाब से भर देते हैं ये, बट अभी जरूरत नहीं, कोई नहीं। ओके बाय, थैंक यू। 291 रुपीज कटे हैं 3 बोतल के, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 लीटर पानी यहाँ पे 100 रुपए का पड़ रहा है भाई साहब। पानी भी महंगा, डीजल भी महंगा, कुछ तो एक चीज सस्ती होती। इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही थी ना भाई साहब, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप आया। अरे भाई साहब यहाँ भी खड़ी है, 1200 है ये। हाँ भाई, हाँ तो मैं बता रहा था, इन पेट्रोल पंप पे ना ऐसे पार्किंग बनी होती है, यहीं पे भाई मैंने गाड़ी लगाई, पीछे वाला गद्दा साफ किया और उस पे जाके भाई सो गया। तो 2:45 बजे यहाँ पे रुके थे और 3:15 हो रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटा सोते रहे भाई हम। ठीक है, मजा सा आ गया। अब बचा हुआ रास्ता खींच देंगे भाई। सही गद्दा, बिल्कुल ऐसे पैर फैल जाते हैं। ओहो, और क्या नींद आई एसी चला के। सोफिया सिटी के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर सिटी है। बट अभी अभिषेक ने एक स्टोर देखा है, इंडियन स्टोर देखा है एक्चुअल में, जिसमें भाई रेडी टू ईट मिल जाएंगे। तो मेरे पास तो पड़े हुए रेडी टू ईट, इसको लेने थे, क्योंकि यूरोप में भाई दिक्कत होगी नहीं। यहीं पे भाई आइकिया भी है, क्या बात है। राउटर में ना सारे मॉल्स वगैरह है और बड़े बड़े ब्रांड, इनमें सब कुछ है, H&M वगैरह। हर 10 में से ना 2 गाड़ी आपको BMW या Audi की देखने को मिल ही जाएगी, और Hyundai जा रही है। ये तो सोफिया अच्छी खासी सिटी है, यहाँ पे हम रिपेयर करवा सकते थे गाड़ी अपनी, बट हमें एक ही दिन रुकना है, तो कल का दिन वेस्ट नहीं करेंगे रिपेयरिंग में, कल अपना एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा सोफिया को। ये कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है भाई साहब, अंडे जैसा देखना। इस सिटी में भाई फील आ रही है कि हाँ प्रॉपर यूरोप में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि ग्रीस से तो हमने भाई बाहर से ही एग्जिट ले ली थी, वहाँ की मेन सिटी में तो कहीं गए नहीं। यहाँ पे आए हैं भाई, कहीं पे दिख तो रहा नहीं है, वैसे कोई इंडियन स्टोर हो सकता है, नाम कुछ और हो। ये जो आप ऑडी देख रहे हो, इनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए हम आए हैं, क्योंकि ये सब्सक्राइबर है हमारे और इन्होंने ही बताया है कि यहाँ पे है इंडियन स्टोर। पूरा भाई रेजिडेंशियल एरिया ही लग रहा है, अपार्टमेंट्स बने हुए देखो सारे। ये स्टोर है भाई, और किसी इंडियन का ही है ये स्टोर, होपफुली मिल जाए बस। ब्रांड्स तो सारे इंडियन है यहाँ पे, देखो MDH वगैरह, मसाले वगैरह तो है इनके पास सब कुछ। मदर्स रेसिपी, हाँ तो है, तो चलो शुक्र है। पाव भाजी भी है, वेज बिरयानी भी है, आलू मेथी भी है। आलू मेथी भाई साहब, ओहो, अब तो खुशी। मेरे को चाहिए आलमंड ऑयल बस, मेरा भाई बजाज का आलमंड ऑयल खत्म हो गया, वो चाहिए बस। आलमंड ऑयल होगा क्या आपके पास कोई? निहारती का मिल गया, चलो ठीक है। ये सब इम्पोर्ट ही होता है, इंडिया से ही होता है? यूके से होता है? नहीं, वैसे जो सामान है ये इंडिया से इम्पोर्ट करवाते हो? दुबई से। मेरे को तो भाई ये सफोला का मसाला ओट्स मिल गया है, 4 यहाँ की करेंसी, यानी कि इसको हाफ कर दोगे तो 2 यूरो हो गया, अराउंड 190 रुपए के आसपास। वैरायटी तो भाई इनके पास बहुत है, और ये सारा कुछ ना दुबई से ही इम्पोर्टेड है। ये देखो कैन वाले भी रेडी टू ईट है, डब्बे वाले भी है, शोका के भी है, राजमा पुलाव वगैरह। बट वो ये यहाँ पे ये है 6 यहाँ की करेंसी, यानी कि 3 यूरो, तो अराउंड 300 रुपए के आसपास का पड़ रहा है। इंडिया से देखोगे तो ट्रिपल ही हो गया। मिल गया भाई वही बहुत है, बैंगन भरता, भिंडी मसाला। भाई तुम तो मतलब अब तो बागो बाग हो जाओगे हैं। सारी भुजिया वुजिया सब कुछ है भाई इनके पास, सही है भाई। किसी को खाने की तलब हो रही हो तो ले सकता है। मैगी भी मिल गई भाई, फैमिली पैक, वो भी 8 पीस वाले, 4 यूरो का, 400 रुपए के 8। सही है, वैसे 50 रुपए का एक पड़ रहा है, जो इंडिया में 10 रुपए का पड़ता है, 10 या 12 का। लो जी लो, मैगी आ गई, मैगी 5 खड़ी हुई है भाई। और यहाँ पे BMW तो ऐसे हो रही है जैसे इंडिया में वैगनार दिखती रहती है ना गली गली में, वैसे यहाँ पे BMW दिखती रहती है। लो जी, मिल गया है, वो रहा इंडियन रेस्टोरेंट, सैफ्रोन नाम है इसका। और यहाँ किसी और की पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी। वो भी कहेंगे खा कहीं और रहे हो, गाड़ी हमारे यहाँ लगा रहे हो, गद्दारी करते हो। बड़ी तेज भूख लग रही है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, बिल्कुल खाली पेट आए हुए हैं। टीम इंडियन नहीं है ऐसी कुछ खास, बट ठीक है, खाना मिल जाए वही बहुत है। भाई साहब प्लेट देख रहे हो कैसी है, मस्त चमचमाती हुई। यूरोप में आते ही भाई इंडियन
इंडियन खाने के दाम ऐसे हो गए हैं, जैसे आलू गोभी देख लो 7.5 यूरो की, अराउंड 700 रुपए की। तो अब इंडियन खाना बंद, बस आज आ गए, ठीक है, पूरे यूरोप में, वरना पैसों की बैंड बज जाएगी। तंदूरी रोटी बटर वाली है भाई 2.5 यूरो की, यानी कि 250 रुपए की। और तेरी मैंगो लस्सी सस्ती है, चलो यहाँ पे, वहाँ इस्तानबुल में 400 रुपए की थी, यहाँ 300 कुछ की पड़ेगी। आ गए बस इसलिए खा रहे हैं, वहीं से पता चल जाता रेट का, तो आते भी नहीं हम। तो क्वांटिटी तो भाई ठीक है, 2 लोग खा सकते हैं, एंड टेस्ट भी ठीक है, ओके ओके, बस महंगाई बहुत है भाई साहब। चलो जी, खाना वाना हो गया है, अब यहाँ के मेन सिटी स्क्वायर में चलते हैं, वहीं पे आसपास कोई होटल देखेंगे। फिर अराउंड 8 किलोमीटर है, तो ये जो इंडियन रेस्टोरेंट है भाई बिल्कुल ही सिटी सेंटर से बाहर की तरफ है। लो जी, होटल मिल गया है, फेवरेट करके, ऊपर 3rd फ्लोर पे रूम है। यहाँ ऑफलाइन तो ये महंगा बता रहे थे 5,000 रुपये पर नाइट, बट मेक माई ट्रिप से ऑफर लगा के 4,000 रुपये पर नाइट पड़ा, यानी कि 2 नाइट्स का 8,000 रुपये। अब इनके पास कोई भी पार्किंग नहीं है, ये जो आप प्लॉट देख रहे हो ये पेड पार्किंग है, पर नाइट 1,000 रुपये लगेंगे, मतलब 2 नाइट के 2,000 रुपये। बाकी अगर रोड पे खड़ी करोगे तो लगभग दिन का है 600 रुपये इंडियन करेंसी में, रात को पार्किंग फ्री है। बट उसके लिए फिर वही है भाई, यहाँ की सिम कार्ड चाहिए और उससे एक मैसेज करना पड़ता है, वरना तो टो भी हो सकती है गाड़ी अगर आप पे नहीं करोगे, या फिर दिक्कत भी हो सकती है। और वैसे भी यार स्ट्रीट में लगाना सेफ नहीं है, चोरी वोरी हो जाए, शीशा तोड़ जाए कोई, तो लगेज हम सारा यहीं उतार लेते, पीछे से कौन ही लाएगा वापस। सोफिया का सिटी सेंटर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो कल पैदल घूमने चले जाएंगे मस्त। डीप क्लीनिंग ना हो ही नहीं पा रही गाड़ी की, इतनी ज्यादा मिट्टी हो रही है। यूरोप में तो वैसे ही हमारे पास वीजा की शॉर्टेज है, तो इतना टाइम ही नहीं है करवाने का ये सब। अब यूके जाके ही होगा इसका जो डीप क्लीनिंग होनी है। तीनों ही बैग आज भाई ऊपर ले जा रहा हूँ, क्योंकि जूते वूते खरीदे थे ना, तो वो अच्छे से बैग में ही सेट करना है, प्लस जो कपड़े धुलवाए थे वो भी चेंज करने हैं, मतलब इस बैग से इस बैग में, क्योंकि यही बैग जो है ना मैं हमेशा होटल रूम में ले जाता हूँ, और जो ज़रूरी सामान है वो इसी में रहता है, बाकी गंदे कपड़े वगैरह वो सब इसमें, और जो शॉपिंग वगैरह करी है वो भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे भी भाई नंबर वाइज पार्किंग लगी हुई है, हमें जो है वो 2 नंबर मिली है, और होटल का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने रिजर्व करवा रखी होगी ऑलरेडी महीने की, और फिर ये गेस्ट से जो है वो पैसे लेते हैं। बताओ भाई, फ्री में देनी चाहिए यार, ये क्या बात हुई? 4,000 रुपये भी तो ले रहे हो भाई, कम थोड़ी है 4,000 रुपये पर नाइट। बट वही बात है भाई, यूरोप है ये, यूरोप में तो पैसा खर्च नहीं पड़ेगा। हमारा वैसे होटल का ना पर नाइट बजट 5,000 रुपये का, दोनों का मिला के, मतलब 2,500 रुपये। तो किसी जगह पे ईरान पे हमने 2,000 में भी लिया, 3,000 में भी लिया, टर्की में कहीं पे हमने 4,500-5,000 में भी लिया है। ऐसी यूरोप और यूके में क्या होगा, कहीं पे हमें 10-10 हज़ार रुपये भी देने पड़ेंगे पर नाइट, और कहीं पे हो सकता है 3,000 में ही मिल जाए। तो वो फ्लेक्सिबल रहेगा। 100 दिन की हमने ट्रिप सोची थी, 100-110 दिन की, उस हिसाब से हमने होटल रूम का जो है वो 5.5 लाख रुपए के आसपास बजट रखा था। तो अब लग रहा है भाई 5.5 से 6-6.5 लाख भी जा सकता है। चलो कोई नहीं भाई, अब निकल ही गए हैं तो खर्चा क्या ही देखना इतना। ये अच्छा भाई, इस होटल में लिफ्ट है, वरना इन बैगों को ऊपर ले जाने में ना हम आधे हो जाते। जैसे इस्तानबुल में हालत ख़राब हुई थी, वहाँ पे लिफ्ट ही नहीं थी भाई, पतली पतली सी सीढ़ी आती गोल गोल। तो ये है भाई हमारा रूम, 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, आगे बालकनी है बड़ी सी, AC लगा हुआ है, एंड यहाँ पे वो भाई बाथटब है। चलो मैं तो चला अब नहाने, सीधा गर्म पानी करके, आहा शरीर को शांति। ओ भाई साहब, इनके तो गद्दे वो है नरम वाले, मेरी कमर की बैंड बजेगी 2 दिन। थोड़े से टाइट गद्दे होने चाहिए भाई। और घर पे जो अपने बेडरूम में नींद आती है ना भाई, वो 2 महीने से मतलब मिस कर रहा हूँ। बट कोई नहीं, 3 महीने और बचे हैं लगभग, जाके फिर सोएंगे मजे से आराम से। और ये देखो भाई, हमारे बाथरूम में भी जेट स्प्रे जो है वो गायब हो चुका है, और अब तो भाई मिलना भी नहीं है, सीधा इंडिया जाके दर्शन होंगे इसके। बाकी स्टिल हमारे पास एक जुगाड़ है, हम लेकर आए इंडिया से, वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, ठीक है, रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी, टाटा बाय बाय।